इसके अंदर क्या है कि एक प्लैंक है जो कि अभी तो हॉरिजॉन्टल है बट मुड़ते मुड़ते ये वर्टिकल हो जाता है, बिल्कुल वर्टिकल हो जाता है। और इसके ऊपर एक बॉल रखी हुई है और इसको हम इनिशियली u वेलोसिटी दे देते हैं, ठीक है। और इस u वेलोसिटी की वजह से ये ब्लॉक भी कुछ मूव करने स्टार्ट हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमको ये बताइए कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगी ये वाली बॉल और व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक। ये जो m ब्लॉक का प्लैंक है और इसका मास दिया हुआ है स्मॉल m है। तो वही अब सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना मैक्सिमम हाइट। तो आपको मैक्सिमम हाइट देखते ही सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट कब होगी, जब इस बॉल की वर्टिकल वेलोसिटी जो है ऊपर जाकर जीरो हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये तभी होता है जब वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर आकर जीरो होती है। आपने प्रोजेक्टाइल में भी देखा होगा। तो हम वही करते हैं कि पी आई एक्स इज इक्वल्स टू पी फाइनल मानते हैं, ठीक है। और जब इसकी फाइनल वेलोसिटी इधर ही हो जाती है तब देखते हैं। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि इनिशियली तो अभी प्लैंक रेस्ट पर है बट जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, जब ये यहाँ तक जाएगा तो अपना हॉरिजॉन्टल मोमेंटम जो था इसका वो प्लैंक को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। क्योंकि अब इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो जाती है यानी यहाँ पे जीरो हो जाती है। तो जो फाइनली क्या होगा कि ये प्लैंक और ये बॉल इन दोनों की सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, ठीक है। और किसी एक पॉइंट पे ये प्लैंक को लीव करेगा v1 वेलोसिटी से ऊपर की तरफ, ठीक है। अब धीरे धीरे ड्यू टू ग्रेविटी एक जैसे अलग हो गए तो इसका मोशन कुछ ऐसा होगा, क्योंकि इनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है तो ये यहाँ पे इसको वापस ज्वाइन कर लेगा जब ये नीचे इस पॉइंट तक आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे इस प्लैंक को दोबारा ज्वाइन कर लेगा बिकॉज जब ये छोड़ रहा है तब इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस प्लैंक के इक्विवेलेंट है, ठीक है, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। तो इस पॉइंट में क्या होगा कि जब ये पॉइंट आएगा, जब यहाँ पर होगा अपनी मैक्सिमम हाइट यहाँ पर होगी, उस वक्त इसकी जो वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी है वो जीरो होगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी एंड विच विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक एंड लेट अस अज्यूम कि ये v2 हो जाती है, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हम क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्व करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, इनिशियली मोमेंटम कितना था m इंटू यू। अगर हम ये मान लेते हैं कि ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है, तो m इंटू यू इज इक्वल्स टू फाइनली क्या होगा, इसकी भी वेलोसिटी v2 इस तरह इस डायरेक्शन में, इसकी भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर, तो m प्लस m इंटू v2। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर क्या होगा कि फाइनली क्या हो रही है, इसकी हाइट अटेन हो रही है, तो द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी या जो भी थी, बट चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज हाउ मच mgh एंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इनिशियली कितनी थी हाफ m u स्क्वायर माइनस क्यों आया, क्योंकि ये बाद में कितनी हो गई हाफ m प्लस m इंटू v2 स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके आपके दो अननोन है, मतलब एक h और एक v2। अब v2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, v2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो h की वैल्यू आपकी आ जाएगी। आपके पैकेज में सॉल्व है, आप आंसर देख सकते हैं। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक, ठीक है। ये मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन देके ये एनालाइज करना चाहिए कि किस मोमेंट के बीच में हमको निकालना है, किन पॉइंट्स के बीच में हमको इक्वेशंस अपनी लगानी है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर माइनस v2 है, ठीक है। अब जब ये नीचे आ रहा होगा और इस बॉल की वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि जो मोमेंटम था अगर हम देखें यहाँ पर या यहाँ पर कितना मोमेंटम था m प्लस m v2, ठीक है। अब हमको प्लैंक की मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। तो अब अगर इस पॉइंट पे देखें तो क्या होगा, मोमेंटम कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू v3, जो इसकी अगर सपोज करो v3 हो गई, माइनस m v4, ठीक है, माइनस m v4 इस डायरेक्शन के अंदर। तो आपने देखा कि इससे ये हो रहा है, यहाँ पे एक नेगेटिव माइनस वाली टर्म आ रही है। तो जब ये दोनों पार्ट इक्वल है, मतलब m प्लस m इंटू v2 इज इक्वल्स टू m v3 माइनस m v4, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन देखने से ही पता चल जाएगा, क्योंकि v4 यहाँ पे मतलब इस डायरेक्शन के अंदर है, तो देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें इन दोनों वेलोसिटीज को कंपेयर करें, इन तीनों वेलोसिटीज में से सबसे बड़ी वेलोसिटी कौन सी होगी, v3,
ठीक है, आप इक्वेशन को देख सकते हैं, क्योंकि v3 की वैल्यू अगर हम देखें इधर तो कितनी आएगी, दिस ये भी इस साइड चला जाएगा तो ये दोनों प्लस हो जाएंगी टर्म्स, डिवाइडेड बाय m हो जाएगा। तो इन तीनों वेलोसिटीज में से या आप किसी भी पॉइंट को देखेंगे तो उन पॉइंट में से हाईएस्ट वेलोसिटी ये v3 की इसी मोमेंट पे आएगी। वो एक्चुअली क्यों आती है, क्योंकि वेलोसिटी लेटेस्ट से कि अभी v2 थी, अब जब ये नीचे आता है तो कुछ यहाँ पर आते वक्त इसको नॉर्मल रिएक्शन आगे की तरफ देखता है, ये यहाँ पर इसको पुश करेगा आगे जाने की तरफ, तो इस पुश करने की वजह से इसकी वेलोसिटी और बढ़ जाती है। तो जब ये यहाँ पर आ जाता है या यहाँ पर भी होता है, कहीं पे भी मिडवे में होगा, बस ये नीचे उतर चुका होगा और ये हॉरिजॉन्टल प्लैंक पे होगा, तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल इनिशियल पॉइंट के बीच में, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में हम लगा सकते हैं, फाइनल तो हमको ये देखना है, तो इनिशियल पॉइंट देख लेते हैं। एक तो इनिशियल पॉइंट के बीच में और फाइनल पॉइंट के बीच में हम मोमेंटम कंजर्व करते हैं, तो कितना होगा, इनिशियली m इंटू यू था इज इक्वल्स टू m v3 इस डायरेक्शन के अंदर माइनस m v4। ठीक है, इससे क्या होगा आपको, क्योंकि v3 की वैल्यू निकालनी है तो अब v4 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे v3 की टर्म्स में। अब हम क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं दोबारा वही सेम पॉइंट्स के बीच में, तो क्या होगा, इनिशियली क्या था, हाफ m u स्क्वायर which will be equal to हाफ m v4 का स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M v3 का स्क्वायर, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, v4 की वैल्यू v3 की टर्म्स में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इस इक्वेशन में क्या बचेगा, सिर्फ एक v3 अननोन बचेगा, और आप इस इक्वेशन से v3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये v3 एक्चुअली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, डबल डिग्री के अंदर एक v3 स्क्वायर और एक v3 का एक और टर्म होगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं और जो भी सोल्यूशन आएगा वो आपका सही होगा। इट्स एक्चुअली जो आपकी अप्रोच होती है वो ज़्यादा मैटर करती है, सोल्यूशन आपका आ ही जाएगा अगर आपकी अप्रोच सही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको सोचना सही है कि आप ये सिस्टमैटिक वे में चलेंगे, जैसे मैं बार बार बताता हूँ आपको कि पहले आपको देखना है कि क्या निकालना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सोल्यूशन फ्रेम होना चाहिए आपके माइंड के अंदर, स्टेप्स उसी वे में आने चाहिए कि मैक्सिमम हाइट अटेंड है तो यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर 0 हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट अटेंड करते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए, और मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक, तो आपको वो पॉइंट देखना पड़ेगा जब ये इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इसके अंदर क्या है कि ये ब्लॉक है मास m का, कैपिटल M का, और ये दो रेल्स के बीच में या दो ऐसे पटरियों के बीच में पड़ा हुआ है, इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक से एक रॉड कनेक्टेड है और उस रॉड के दूसरे एंड पे एक बॉब है ऑफ मास m। अब क्या होता है, अभी तो हॉरिजॉन्टली पड़ा है, अब क्या करते हैं, जब इसको छोड़ेंगे तो यहाँ से कुछ कनेक्टेड है तो ये नीचे की तरफ घूमने लग जाएगा, ऑसिलेट करने लग जाएगा। ठीक है, अब कुछ ऑसिलेट करेगा तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है कि जो बड़ा वाला ब्लॉक है, जो ये वाला ब्लॉक था इसके ऊपर पड़ा हुआ था, इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। ठीक है, और हमको वेलोसिटी ऑफ द, इसकी वेलोसिटी निकालनी है व्हेन द रॉड इज वर्टिकल, जब ये रॉड पूरी वर्टिकल हो जाती है तब क्या होगी। अब वही हम चीज़ें देखेंगे कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं इन द एक्स डायरेक्शन दे आर 0, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 0 है। वैसे तो वेट mg वगैरह लग रहा है इसके ऊपर, बट उसके अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर एक्सटर्नल फोर्सेस 0 हैं। टेंशन वगैरह होगी बट दे आर इंटरनल फोर्सेस, दे आर नॉट एक्सटर्नल फोर्सेस। तो एक्सटर्नली कोई इस पे सिस्टम पे अप्लाई नहीं कर रहा, तो उससे वही आएगा कि द चेंज इन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी 0, सेंटर ऑफ मास एक ही जगह कंजर्व रहेगा। तो अब हम मानते हैं लेट अस से कि डेल्टा एक्स ये ब्लॉक जो है इधर की तरफ मूव करता है, और उस पॉइंट पे ये जो हमारी रॉड है ये कुछ एंगल बनाती है थीटा। ठीक है, एक पी पॉइंट, पी टाइम पर हमने ये माना, तो उस टाइम पे ये जब थीटा बना रही होगी, थीटा नीचे आ गई होगी और ये एक्स आगे, डेल्टा एक्स आगे चला गया होगा, तो बॉल कितना आगे गई होगी, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स बॉल विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स एम, मतलब क्योंकि बॉल आगे, ये ब्लॉक आगे जाएगा तो बॉल भी साथ में आगे जाएगी, माइनस ये कुछ नीचे आने की वजह से थोड़ी इधर की तरफ आ गई। अगर ये यहाँ से यहाँ पर आ जाती है तो ये जो डिस्टेंस है ये भी बताना पड़ेगा, बट ये थोड़ा यहाँ चला जाएगा, तो जो नेट होगा इतना होगा, इतना बॉल मूव करी होगी। ठीक है, इतना नहीं, इट्स एक्चुअली इन दोनों ये इतना मूव करी होगी।
तो सम या नेगेटिव जो भी होगा वो देख लेंगे, क्योंकि डेल्टा एक्स एम राइट हैंड डायरेक्शन पे अगर हम मान लें कि ये वाली डायरेक्शन वही पॉजिटिव मान ली, तो इस डायरेक्शन के अंदर डेल्टा एक्स एम बॉल के लिए पॉजिटिव, माइनस ये कुछ नीचे आने की वजह से इधर आया, वो कितना आया, अभी कितना है, ये एल इसकी लेंथ है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, एल कॉस थीटा, इनिशियली कितना था एल, तो माइनस एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये इतना इधर आ गया, ठीक है ना। ये इनिशियली अगर यहाँ पर था तो ये कितना हुआ, एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये इतना इधर आया और डेल्टा एक्स इधर की तरफ गया, तो नेट बॉल पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर कितनी गई, डेल्टा एक्स एम माइनस एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब वही डेल्टा एक्स सी एम इज इक्वल्स टू 0, सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह पे रहेगा, तो वही इंटरनल पार्टिकल्स उनकी एम डेल्टा एक्स एम प्लस एम डेल्टा एक्स पी विल बी 0, तो डेल्टा एक्स एम तो हमको कैलकुलेट करना है और यहाँ पे डेल्टा एक्स बी की वैल्यू डालेंगे, दैट विल कम आउट टू बी डेल्टा एक्स एम माइनस एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इससे क्या होगा, इस इक्वेशन से डेल्टा एक्स एम आ जाएगी। अब हमको कैलकुलेट करना था कि मैक्सिमम कब होगी, ठीक है। तो अगर हम ये इक्वेशन देखें, इस इक्वेशन के अंदर क्या वेरिएबल है, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, बट एक थीटा वेरिएबल है। अब 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब कॉस थीटा अगर -1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो हम देखेंगे जब थीटा इज इक्वल्स टू पाई हो जाएगा उस टाइम पे डेल्टा एक्स एम की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो दैट वैल्यू विल कम आउट टू बी 2ml अपॉन m प्लस m। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट में क्या निकालना है हमको, vm निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक व्हेन द रॉड इज वर्टिकल। अब क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है तो हम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व कराएंगे दोनों ब्लॉक्स का, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियली 0 था, ये रेस्ट पे थे, ठीक है। अब फाइनली कितना हो गया, अब ये जो मोमेंटम हमने कंजर्व कराया ये हम x डायरेक्शन के अंदर करा रहे हैं, ठीक है। वही m इंटू माइनस वी साइन थीटा प्लस वी नॉट जो है हमने इसकी मान ली, इस ब्लॉक की वेलोसिटी वी नॉट है, और v जो है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर है, इस रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरफ, दिस v इज रिलेटिव टू द ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है। तो अगर ये v इधर आई, ये v नॉट तो इधर होगी, ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं क्योंकि हम, ठीक है, आपको पता है कि हम ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं, तो ग्राउंड फ्रेम से इसकी वेलोसिटी तो इधर होगी ड्यू टू द ब्लॉक, और इसकी कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होगी, तो नेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, दैट इज v नॉट पॉजिटिव डायरेक्शन में माइनस v साइन थीटा, ठीक है। तो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम कंजर्व करा तो कितना आया, स्मॉल m इंटू वी नॉट माइनस वी साइन थीटा प्लस एम वी नॉट इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो इससे एक वैल्यू आई विच कम्स आउट टू बी वी नॉट की वैल्यू आ गई, वी नॉट इज इक्वल्स टू एम वी साइन थीटा अपॉन एम प्लस एम। अब इस इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल हैं, एक तो हमको ये वाला v भी नहीं पता और ये वी नॉट भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, एक एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे यहाँ पर। एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर क्या हुआ, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 थी, ठीक है। तो या ये कहिए कि द गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर लॉस कितना हुआ, ये बॉब कुछ नीचे आ गया, कितना नीचे आया, एल साइन थीटा, तो कितना लॉस हुआ, एम जी एल साइन थीटा। अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, पहले काइनेटिक एनर्जी 0 थी, फाइनली कितनी हुई, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इसके ब्लॉक की, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी देखेंगे तो हमको नेट वेलोसिटी देखनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट माइनस वी साइन थीटा, तो हाफ एम वी नॉट माइनस वी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कितनी है, वी कॉस थीटा का स्क्वायर। तो अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से वी नॉट की वैल्यू डालेंगे तो आपकी वी की वैल्यू आ जाएगी, या फिर अगर आपको वी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर अगर आपको वी नॉट की वैल्यू निकालनी है तो वी को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक वी नॉट अननोन है, तो वी नॉट की आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये वी नॉट निकालनी है जब रॉड वर्टिकल होगी, तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, थीटा को 90 पुट कर देंगे तो आपका आंसर। अच्छा, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर क्या है कि जो सिस्टम है उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। जैसे ये स्प्रिंग से दो ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं M1 और M2,
और M2 के ऊपर एक F2 फोर्स लग रही है और M1 के ऊपर एक F1 फोर्स लग रही है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको मैक्सिमम डिफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अब क्या करेंगे कि एनालिसिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम से करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम मान लेते हैं कि रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास ब्लॉक M1 की वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर v1 डैश है, इसकी v2 डैश है इस डायरेक्शन के अंदर, x2 जो इसका इलोंगेशन हुआ है, ठीक है, x1 डैश जो ये मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब क्योंकि हमको पता है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कब होता है, जब इन दोनों ब्लॉक्स की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी दैट विल बिकम जीरो, ठीक है। मतलब जैसे अगर ये दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये दोनों ब्लॉक्स जब सेम वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे यानी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है, उस पॉइंट पे हमारी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगी। अगर किसी पॉइंट पे ऐसा होता है कि ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, तो अभी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आनी है, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये मूव कर रहा है तो ये दोनों पॉइंट्स रुक जाएंगे और दोनों साथ मूव कर रहे होंगे, तो इस टाइम पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगा। तो उस केस के अंदर क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी जो आपने निकालनी देखी होगी उसके अंदर काइनेमेटिक्स के अंदर, तो दैट विल बी v1 प्लस v1 डैश प्लस v2 डैश विल बी इक्वल टू जीरो। इसके अंदर डायरेक्शन कंसिडरेशन करके हमने कर दिया, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर क्या होता है कि समेशन ऑफ द मतलब दोनों का मोमेंटम दैट इज कंजर्व्ड, दैट इज जीरो विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव m1 का कितना मोमेंटम है, m1 v1 डैश, और m2 का कितना है, m2 v2 डैश। ये एक्चुअली अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव लें, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लें, तो यहाँ पर आएगा प्लस, ये आएगा नेगेटिव, क्योंकि v1 इधर नेगेटिव हो जाएगी v1 डैश और v2 डैश इधर पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब हम जब इन दोनों को क्वेश्चंस को कंपेयर करेंगे या आप वैल्यू भी डाल के देखें, तो इससे पता क्या आएगा, इससे आएगा कि v1 डैश इज इक्वल्स टू जीरो एंड v2 डैश इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगी तब ये दोनों की वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास के साथ ही मूव कर रहे होंगे दोनों ब्लॉक्स, ठीक है। तो अब हमको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे फ्रेम से, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देख रहे हैं, तो अगर हम फोर्स बैलेंस वाले मेथड यूज करें तो उनके अंदर क्या होगा, एक सूडो फोर्स भी लगेगी, ठीक है। अब ये ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक को हमने इस ब्लॉक यहाँ से सेंटर ऑफ मास किसी और फ्रेम से ऑब्जर्व करा रादर देन द ग्राउंड फ्रेम, तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगी। अब हम मानते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है, कि ये पूरा जो सिस्टम है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं, तो इस पूरे सिस्टम की एक एक्सेलरेशन होगी। तो वो एक्सेलरेशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्सेस दैट इज F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सिस्टम डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये आ गई आपकी एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब हमने m2 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो इसके ऊपर क्या फोर्सेस लग रही होंगी। अभी हमने क्या करा है कि यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स है, जो स्प्रिंग भी अंदर की तरफ लगा रही होगी, उसको कंसिडर नहीं करा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो जो एक स्प्रिंग फोर्स है वो एक्चुअली हमारे लिए अब सिस्टम के लिए पूरे एक इंटरनल फोर्स है, ठीक है। तो उसको हम एज्यूम नहीं करते। तो अभी हम देखते हैं कि इधर नेट फोर्स क्या लग रही होगी, F2, क्योंकि ये इस डायरेक्शन के अंदर AC जा रहा है, तो M2 जो सूडो फोर्स लगेगी M2 इंटू ACM वो इस नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर लगेगी। या फिर आप लिख सकते हैं कि नेट इस डायरेक्शन के अंदर कितनी फोर्स लग रही है, F2 माइनस M2 ACM। और अब M1 ब्लॉक के ऊपर क्या फोर्स लग रही है, F1 प्लस M1 ACM। अब जब आप इसकी ACM की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे और इन दोनों नेट फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, F नेट 1 डैश विल बी इक्वल टू F नेट 2, मतलब जो नेट इस पे ब्लॉक फोर्स लग रही है और जो नेट इस पे फोर्स लग रही है दे आर इक्वल, और उनकी वैल्यू कितनी आएगी, M1 F2 प्लस M2 F1। अब हम क्या करते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर क्या करा हमने कि जो नेट फोर्सेस लग रही थी उनकी वजह से क्या डिस्प्लेसमेंट आई, दैट इज F1 डैश, ये हमारी नेट है, ठीक है। इसकी वजह से अगर ये x1 डैश मूव करा, ठीक है, प्लस F2 डैश x2, ठीक है, डैश, दिस इज इक्वल्स टू हाफ k
x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि इनका जो वर्क डन होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो एक्चुअली में अगर हम टोटल इसका सम देखें तो ये कहाँ पे स्टोर होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर होगा। इसके अंदर आप सोच रहे होंगे कि एक और टर्म आनी चाहिए थी विच वॉज द काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म, ठीक है। बट हमने पहले कैलकुलेट करा था कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या हो रहा है कि v1 डैश और v2 डैश जो है ये दोनों जीरो आ रही हैं। तो इनके जीरो होने की वजह से क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो हो गई है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एक्चुअली फ्रेम पे डिपेंड करती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बताया था उसके अंदर क्या आ रही थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू द ऑफ द पार्टिकल्स रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ द मास। अब क्या है, क्योंकि हमने जो अपना जो फ्रेम है वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर फिक्स कर दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इस फ्रेम के अंदर क्या होगा, दैट विल बिकम जीरो। और जो काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास है वो एक्चुअली हमने कैलकुलेट करा था v1 डैश एंड v2 डैश, ये भी जीरो हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जो एनर्जी होती है वो एक्चुअली हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हमने सही लिया है तो हमारी ये जो काइनेटिक एनर्जीज होंगी ये सही आएंगी। तो फाइनली हमारा क्या बचा, F1 x1 डैश प्लस F2 डैश x2 डैश इज इक्वल्स टू हाफ के x1 प्लस x2, ठीक है, ये आया। अब इससे क्या करेंगे आप, x1 और x2 की वैल्यूज कॉमन ले लेंगे, x1 और x2 डैश की, यहाँ पे भी x2 डैश है, यहाँ पे कॉमन, क्योंकि आपको पता था F1 नेट और F2 नेट दोनों इक्वल आई थी, जो हमने यहाँ पे दिखाया था मैंने आपको, ये इक्वल आई थी, तो ये हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो x1 प्लस x2 यहाँ से कट जाएगा इस तरफ से, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगी, विच विल कम आउट टू बी m1 f2 प्लस m2 f1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये है हमारी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, ठीक है, x1 प्लस x2 डैश, x1 डैश प्लस x2 डैश टोटल स्प्रिंग के अंदर डिफॉर्मेशन होगी। अब इस क्वेश्चन को हम ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हैं, वो थोड़ा इजी भी है। बाकी मेरा मेन पर्पस था आपको ये वाला सेंटर ऑफ मास वाला फ्रेम बताना। आपका ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये ग्राउंड फ्रेम से आपकी बुकलेट में सॉल्व है, तो आप वो देखिए और उससे भी ट्राई करिए सॉल्व करने का। पहले अपने आप ट्राई करिए कोई ये वाला क्वेश्चन ग्राउंड फ्रेम से भी, और इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करिए।